तो दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल मनी ग्लोबल स्टडी पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे आपको आर्ट का जो भी सब्जेक्ट है उसको आपके यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को एक बार दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम लोग देखेंगे यानी कि ज्योग्राफी। क्या देखेंगे? ज्योग्राफी, भूगोल का जो आपका बुक 2 है उसका यानी कि छठा चैप्टर। कितना चैप्टर? छठा चैप्टर को हम लोग देखेंगे। इससे पहले यानी कि ऑलरेडी हमने बुक 1 टोटल ख़त्म कर दिए हैं और बुक 2 का 5 चैप्टर तक ऑलरेडी पढ़ाई हो चुका है, ठीक। और यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के प्ले लिस्ट में सारा के सारा वो वीडियो है, आप जा कर के देख लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपको समझाया गया है, साथ ही साथ उसका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर जो है भारत के संदर्भ में नियोजन सतत पोषणीय विकास, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग जो देखेंगे उसमें देखेंगे भारत के संदर्भ में नियोजन, यानी कि नियोजन क्या होता है। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे जो टॉपिक उसको हमने यहाँ पर लिख दिए हैं कि सबसे पहले कि नियोजन के बारे में हम लोग जानेंगे कि नियोजन आखिर में होता क्या है, किसी भी क्षेत्र का विकास कैसे हम लोग करेंगे, कोई भी क्षेत्र जो होता है उसका विकास किस प्रकार से किया जाता है या किया जाना चाहिए, सतत पोषणीय विकास क्या होता है इसके विषय में देखेंगे। इंदिरा गांधी जो नहर है उसके विषय में हम लोग देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये नहर है और वर्तमान में कितना लाभदायक ये नहर साबित है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा किस प्रकार से मिलना चाहिए, उन सबको हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं नियोजन। सबसे पहला जो है टॉपिक वो क्या चीज़ है? नियोजन। तो हम लोग नियोजन के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले नियोजन का मतलब जो होता है वो आप लोग को हम समझा दें कि नियोजन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ की प्रक्रिया को समझना, यानी कि उसको करने से पहले उसको हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग को करना है, या किसी भी जो काम होता है उसका हम लोग रूपरेखा तैयार करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं नियोजन। क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। यानी कि किसी भी काम को करने से पहले उसके कार्य रूप को या रूपरेखा को तैयार करना ही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है, ठीक है। यानी कि इसको साधारण भाषा में हम लोग कह दें तो नियोजन का अर्थ होता है, नियोजन का अर्थ होता है, नियोजन का अर्थ होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसका रूपरेखा तैयार करना। क्या चीज़ करना? रूपरेखा तैयार करना। अब जैसे कि देखिए अब मान लीजिए कि पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने का कुछ रूपरेखा होता है, या आप पढ़ाई करने से पहले कुछ सोचते हैं कि हमको क्या करना है, इतना बजे ये सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, इतना बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। या फिर कहीं घूमने जाना होता है तो पहले से आप प्लानिंग करते हैं कि हम यहाँ पर घूमने जाएंगे और यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे घूमने, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे घूमने, तो वो सब आप प्लानिंग करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि खेलने जाना है तो कितने आदमी से खेलने जाएगा, कौन कौन आदमी खेलने जाएगा, वहाँ पर कौन सा खेल हम खेलेंगे, तो इसकी रूपरेखा हम पहले ही तैयार कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नियोजन, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नियोजन क्या है, ठीक है। यह शब्द जो है एक यानी कि व्यापक रूप से इसका प्रयोग होता है, लेकिन इस चैप्टर में जो है वो सिर्फ हम लोग क्रिया के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? क्रिया के बारे में
कि यहाँ पर कौन कौन से क्रिया जो होती है, जैसे खाना पीना, सोना, बैठना उठना, इन सब का यानी कि विचार हम लोग करते हैं, तो उसी को हम लोग नियोजन यहाँ पर कहेंगे। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि भारत का विकास किस प्रकार होगा, तो उसके लिए योजना तरह तरह के लाया जाता है, तरह तरह के योजना लाया जाता है, जैसे गंगा सफाई योजना, या फिर और प्रकार के नल जल योजना हो गया, उसी प्रकार से इंदिरा गांधी आवास योजना हो गया, उसी प्रकार से कौशल विकास योजना हो गया। तो ये सब योजना लाया जाता है। ठीक। तो योजना जो है उसकी शुरुआत कब किया गया, योजना आयोग का शुरुआत कब किया गया, तो योजना आयोग की शुरुआत कब किया गया, 15 मार्च। कब किया गया, 15 मार्च और 1950 को। कब किया गया, 15 मार्च 1950 को किया गया। लेकिन 1 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। 2015 को बदल कर इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए योजना आयोग का शुरुआत कब हुआ, योजना आयोग का शुरुआत कब हुआ, तो बताएंगे कि योजना आयोग का शुरुआत हुआ 15 मार्च 1950 ईस्वी को। लेकिन उसका नाम चेंज कब हो गया, तो उसका नाम चेंज हो गया 1 जनवरी 2015 को। कौन चेंज किया, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद कि अब यहाँ पर जो इनका अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है, तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो इतना बात आपको याद रहेगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो बस आप नोट बनाते रहिएगा। हमने नोट किस प्रकार से बनाना है इनसे पिछले वीडियो में बता दिए हैं। एक आपका 2-4 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा देर का नहीं है, जा करके आप उसे देख लीजिएगा कि नोट हम लोग को किस प्रकार से बनाना है। क्योंकि नोट जब आप बनाइएगा ना, तो आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा। ठीक। और बाकी आपको तो PDF हम दे ही देंगे, लेकिन नोट बनाना कंपलसरी है, क्योंकि बिना नोट को आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो आगे जो हम लोग देख लेते हैं टॉपिक, तो अगला टॉपिक है कि जैसे कि इसमें आ जाता है कि विकेंद्रीकरण या फिर केंद्रीकृत योजना। जैसे कि पहले जो योजना लाया गया ना, तो वो लाया गया, अब देखिए पहले जो योजना सब लाया गया तो वो किसके लिए लाया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए। किसके लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए। तो इसको हम लोग कह दिए केंद्रीकृत योजना। ठीक। यानी केंद्रीकृत योजना का अर्थ क्या हुआ कि पहले जो भी आयोग यानी कि योजना सब लाया जाता था, तो वो सिर्फ केंद्र सरकार को दिया जाता था। यानी कि जो केंद्र है ना, यूनियन टेरिटरी, उसको यानी कि दिया था। जैसे दिल्ली हो गया, उसके बाद चंडीगढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद आपका पुदुचेरी हो गया, तो इन सब में लागू किया जाता था। लेकिन अब उसको धीरे धीरे बढ़ा करके अन्य राज्यों में कर दिया, सब राज्यों में कर दिया। तो इसका नाम हो गया विकेंद्रीकृत। क्या हो गया, विकेंद्रीकृत योजना। क्या हो गया, विकेंद्रीकृत योजना। ठीक है। तो पहले यह योजना किसके लिए लाया गया, तो पहले लाया गया था किसके लिए, तो सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे विकेंद्रीकृत हो गया और जिला स्तर पर योजना आ गया।
किस स्तर पर आ गया, जिला स्तर पर आ गया। उसके बाद आपको बता दें कि केंद्र और राज्य का योजना जो है उसको तकनीकी सलाह देने के लिए नीति बनाई गई। क्या बनाया गया, नीति बनाया गया, जिसको हम लोग उद्देश्य नीति आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य नीति आयोग, नीति आयोग, यानी कि किसी भी चीज़ का सबसे पहले उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, जो हम योजना ला रहे हैं उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। जैसे हर घर नल जल योजना आया, यानी कि इसके तहत कि हर एक घर में नल लगवाना है और उसके बाद नल का पानी सबको मिलना चाहिए सुरक्षित रूप से, तो इसके लिए नल जल योजना आया। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना आया। इसके अंतर्गत क्या है कि सबको आवास होना चाहिए, सबको पक्का का मकान होना चाहिए, तो उसका उद्देश्य कुछ न कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए किसकी स्थापना किया गया, उद्देश्य नीति आयोग का। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग पहले पढ़े थे नियोजन के बारे में। तो नियोजन के कुछ उपागम होते हैं, नियोजन के कुछ उपागम होते हैं। नियोजन के भेद तो हम इसको नहीं कह सकते हैं, नियोजन के भेद हम इसको नहीं कह सकते हैं, यानी कि दूसरी भाषा में हम लोग नियोजन का भेद भी कह सकते हैं, बट पूर्ण रूप से नियोजन का भेद ये सही नहीं होगा। ठीक, तो नियोजन के उपागम जो है वो दो प्रकार के हैं। पहला हो गया आपका खंडीय, क्या हो गया, खंडीय, और तो पहला क्या हो गया, खंडीय, दूसरा हो गया प्रादेशिक। क्या हो गया, प्रादेशिक, ठीक, अब इन दोनों को हम लोग समझेंगे कि खंडीय क्या होता है और उसके बाद प्रादेशिक क्या होता है। तो सबसे पहले खंडीय नियोजन का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो सेक्टर होता है ना, अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर, जैसे कृषि हो गया, जैसे क्या हो गया, कृषि हो गए, उसके बाद सिंचाई हो गया। ठीक, कृषि सिंचाई यानी कृषि में आने वाले हर चीज़, उसके बाद निर्माण विनिर्माण हो गया, क्या चीज़, निर्माण हो गया। तो इन सारा के सारा परिवहन संचार इत्यादि। ठीक, यानी कि इसमें क्या किया जाता है खंडीय में कि कृषि सिंचाई निर्माण विनिर्माण संचार, इन सब के लिए कार्यक्रम बनाया जाता है। इन सब के लिए क्या बनाया जाता है, कार्यक्रम बनाया जाता है, नियोजन बनाया जाता है, और उसको किस प्रकार से लागू करना है, वो हमको बताया जाता है। तो किसमें, खंडीय नियोजन में, किसमें, खंडीय नियोजन में। अब है कि प्रादेशिक नियोजन, ये हो गया। अब क्या है, प्रादेशिक नियोजन, तो वैसा नियोजन जिसमें प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए, क्या किया जाता है, एक योजना बनाई जाती है। एक क्या किया जाता है, योजना बनाई जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रादेशिक नियोजन। क्या कहते हैं, प्रादेशिक नियोजन। एक होता है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। क्या होता है, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, ठीक, यानी कि लक्ष्य क्षेत्र आपका एक कुछ ऐसे क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान रहता है कि हाँ, इस क्षेत्र को पार्टिकुलर हमको क्या करना है, ज़्यादा विकास करना है, इस क्षेत्र को पार्टिकुलर थोड़ा सा कम विकास करना है। जैसे मान लिया मुंबई, तो वहाँ पर सरकार को ज़्यादा ध्यान, दिल्ली हो गया, वहाँ पे सरकार को ज़्यादा ध्यान रहता है। उसी प्रकार से अब जैसे कि जो नगर निगम होते हैं, तो वहाँ पर सरकार की योजना ज़्यादा मिलता है, सरकार का योजना ज़्यादा रूप से मिलता है ताकि उसका विकास बहुत ज़्यादा हो सके। उसी प्रकार में लेकिन गांव है तो उसमें थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है। तो यह हो गया लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, यानी कि वैसा जो कुछ ऐसे क्षेत्र गिने चुने होते हैं जहाँ संसाधन जो होते हैं एकदम भरपूर है, ठीक, लेकिन तकनीकी अवस्था में उसका उपयोग नहीं हो रहा है,
और सरकार को उसके बारे में पता चल गया, तो उस क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दे दिया जाता है कि इस क्षेत्र का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। क्या कहते हैं, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। तो लक्ष्य क्षेत्र नियोजन समझ में आ गया कि कुछ ऐसे क्षेत्र जो होते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर संसाधन होते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है, यानी कि पता नहीं है कि उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, ठीक। और जिसके कारण वो क्या होता है कि पिछड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, पिछड़ा रह जाता है। अब जब सरकार को पता चल जाता है कि यह जो क्षेत्र है यहाँ पर संसाधन भरपूर है लेकिन फिर भी क्या है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो उस क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं सरकार, तो उसको हम लोग कहते हैं लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। क्या कहते हैं, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे है कि उस पर इस 1 मिनट, इसका दूसरा नाम है, यानी कि लक्ष्य क्षेत्र के बारे में हम लोग देख रहे थे कि लक्ष्य क्षेत्र के लिए जो कार्यक्रम लाया जाता है, लक्ष्य क्षेत्र के कार्यक्रम, ठीक। देखिए, यानी कि जो लक्ष्य क्षेत्र होता है ना, उसी लिए कुछ कार्यक्रम लाया जाता है। क्या किया जाता है, कार्यक्रम यानी कि योजना लाया जाता है, जिसमें कि आपका पहला जो है वो है कमान नियंत्रित क्षेत्र। कौन है, कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। क्या चीज़, विकास कार्यक्रम, ठीक। पहला क्या है, कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी कि यह जो है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। फिर दूसरा जो आपका है कि इसमें लक्ष्य क्षेत्र के कार्यक्रम में सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी कि सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी कि जो क्षेत्र सूखाग्रस्त है, जिसमें सुखाड़ आ गया, उसका विकास कैसे करेंगे। तीसरा है पर्वतीय विकास क्षेत्र, पर्वतीय विकास क्षेत्र, पर्वतीय विकास क्षेत्र, यानी कि पर्वतीय जो इलाका है उसका हम लोग विकास किस प्रकार से करेंगे, उसका विकास किस प्रकार से करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद है कि लघु कृषक विकास कार्यक्रम, यानी लघु कृषक विकास कार्यक्रम, यानी कि जो लघु किसान है उसका विकास किस प्रकार से होगा, जो छोटे किसान है उसका विकास कैसे हो सकता है, किस प्रकार से उसका विकास किया जाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो लघु कृषक विकास कार्यक्रम में, ठीक है। उसके बाद 5वां जो आपका है वो है कि सीमांत किसान, जो कि यानी कि सीमांत या छोटे किसान होते हैं, उसका सीमांत किसान विकास, सीमांत किसान विकास, यानी कि जो छोटे किसान है उसका विकास कैसे होगा। आगे है 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये सब जो है कि लक्ष्य क्षेत्र के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाता है वो इस प्रकार से है। जैसे ग्रामीण में आता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक। तो उसी प्रकार से ये है लक्ष्य क्षेत्र के लिए जो योजना है उसका, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेंगे कि लक्ष्य क्षेत्र का जो प्रकार होता है उसके विषय में। तो लक्ष्य क्षेत्र का जो प्रकार होता है ना, तो उसको बांटा गया है 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो पर्वतीय क्षेत्र, पहला क्या हो गया? पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा हो गया सूखाग्रस्त क्षेत्र, पहला क्या हो गया?
पर्वतीय, दूसरा सूखाग्रस्त क्षेत्र, तीसरा हो गया बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर बाढ़ आ जाता है, हर साल बाढ़ आ जाता है, जैसे बिहार हो गया, उत्तरी बिहार, ठीक। उसी प्रकार से पिछड़े हुए क्षेत्र, तो ये सब जो है आपका किस में आ जाता है, तो लक्ष्य क्षेत्र के प्रकार में। किस में आ जाता है, लक्ष्य क्षेत्र के प्रकार में, ठीक। पहला क्या है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और पिछड़ा हुआ क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में, तो सबसे पहले जान लेते हैं पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में, पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। पर्वतीय क्षेत्र, ठीक। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्र से मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जहाँ पर पर्वतीय इलाका है, जहाँ पर कौन सा इलाका है, पर्वतीय इलाका है, यानी कि जहाँ पर पहाड़ सब है। जैसे पहाड़ कहाँ कहाँ पे है, तो थोड़ा सा हम आपको मैप के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर पर्वतीय इलाका में कौन कौन आ जाते हैं। तो जैसे कि आपको आ गया अरुणाचल प्रदेश, कौन आ गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मेघालय में जो 3 पहाड़ है कौन कौन है, गारो, खासी और जैंतिया। मेघालय में कौन कौन पहाड़ है, तो 3 है। पहला हो गया आपका गारो, दूसरा खासी और तीसरा क्या हो गया, जैंतिया, ठीक। तो इसके विषय में उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में हो गया कौन सा, तो लद्दाख, पीर पंजाल हो गया, जास्कर हो गया, उसी प्रकार से आगे धौलावीरा हो गया। तो इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। पहले एक प्यारा सा मैप बना लेते हैं, चलिए छोटा ही बनाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा बना लेते हैं, चलिए ऐसे करके चलिए आपका है मैप, ठीक। अब जैसे कि ये इलाका हो गया असम का, किसका इलाका हो गया, असम का इलाका है। इसमें आ जाता है 3 पहाड़, गारो, खासी और जैंतिया। इसका विकास किस प्रकार से होगा, ठीक। उसी प्रकार से इधर देखिएगा दक्कन के पठार आ जाता है, ठीक। तो उसका यानी कि किस प्रकार से होगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखिएगा अरावली पर्वत श्रेणी, कौन है, अरावली पर्वत श्रेणी। उसी प्रकार से देखिएगा तो यहाँ से आया हुआ पर्वत हिमालय, कौन सा है, हिमालय, जिसको यहाँ पर हम लोग लद्दाख कहते हैं, लद्दाख हो गया। काराकोरम हो गया, काराकोरम, पीर पंजाल हो गया और उसके बाद जास्कर हो गया, ठीक। यानी कि जम्मू कश्मीर में कितने पहाड़ हैं, तो 4 पहाड़ है। जम्मू कश्मीर में टोटल कितने पहाड़ हैं, तो 4 हैं, जिसका ट्रिक है कलेजा का पहाड़, कलेजा के पहाड़। क से हो गया काराकोरम, ल से लद्दाख हो गया, जा से जास्कर हो गया, पार से हो गया पीर पंजाल, पार से क्या हो गया, पीर पंजाल। तो जम्मू कश्मीर में कितने पर्वत हैं, तो टोटल 4 पर्वत है। उसका विकास किस प्रकार से होगा, ठीक। तो इस प्रकार से कि पर्वतीय इलाका जो भी है उसका विकास किस प्रकार से होगा, उनके बारे में हम लोगों को इसमें बताया जाता है, जो पर्वतीय क्षेत्र है। जैसे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चले जाइए, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चले जाइए, उत्तराखंड में आ जाइए, उत्तराखंड में आ जाइए, उसके बाद मिकिर की पहाड़ी, ठीक। तमिलनाडु में आ जाइए, तमिलनाडु में नीलगिरी, तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत श्रेणी के पास आ जाइए। यानी कि इस प्रकार से कुल मिलाकर के 15 ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में घोषित है। कुल कितने हैं, 15, कितने हैं, 15। जैसे उत्तराखंड हो गया, मिकिर के पहाड़ी हो गया
असम के पहाड़ी हो गया, ठीक। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हो गया। उसके बाद आपको उत्तराखंड तो बता दिए। नीलगिरी हो गया तमिलनाडु में, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी हो गया। तो इस प्रकार से टोटल 15 गो क्षेत्र को शामिल किया गया, जो कि किस में आता है, पर्वतीय क्षेत्र में। तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा कुछ इसमें से पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ पूछा जाएगा कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास जो होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। नहीं तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बताइए कि पर्वतीय क्षेत्र में कुल कितने क्षेत्र आते हैं, ठीक। यानी कि इसमें हम लोग उस जगह को शामिल करेंगे जिनका ऊंचाई 600 मीटर से ज़्यादा हो। 600 मीटर से क्या हो, ज़्यादा। तो जिसका ऊंचाई 600 समुद्र तल से, ये नहीं किया यानी कि जमीनी स्तर से नहीं, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई, जैसे कि यहाँ हो गया आपका पठार, ठीक। तो यह समुद्र तल से इतना ऊंचा होना चाहिए, कम से कम कितना, 600 मीटर, ठीक। उसको पर्वतीय क्षेत्र में शामिल किया गया। तो ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है कि पर्वतीय क्षेत्र में किनको शामिल किया जाता है, तो जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है, ठीक है। तो ये था पर्वतीय क्षेत्र। अब हम लोग देख लेते हैं सूखाग्रस्त क्षेत्र। कौन सा, सूखाग्रस्त क्षेत्र। यानी कि सूखाग्रस्त क्षेत्र, इसको नहीं मिटाते तो बढ़िया था, चलिए मिटाते नहीं है, इसको नक्शा को रहने देते हैं, इधर बारी बारी से मिटा देते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ से तो यहाँ पर जो है आपका सूखाग्रस्त क्षेत्र, तो आपको याद होना चाहिए कि सूखाग्रस्त वहाँ पर हो सकता है जहाँ पर पानी की कमी होती है, और उसके बाद वहाँ का कृषि पानी के बिना क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। पानी के बिना क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उसको हम लोग कहेंगे सूखाग्रस्त क्षेत्र। क्या कहेंगे, सूखाग्रस्त क्षेत्र। यानी कि इसको चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक। तो आपको यहाँ पर टॉपिक हो जाएगा सूखाग्रस्त क्षेत्र। तो सबसे पहले कि इसको कब शामिल किया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। कब, चौथी पंचवर्षीय योजना में। और जो क्षेत्र यानी कि सूखाग्रस्त है, जो क्षेत्र सूखाग्रस्त है, वहाँ पर किसी न किसी रूप में क्या करना, रोजगार देना। क्या देना, रोजगार देना, ठीक। उद्देश्य इसका था। अब जैसे मान लिए कि राजस्थान हो गया, तो राजस्थान के इलाका में देखिएगा तो वहाँ पर सुखाड़ ज़्यादा रहता है, ठीक। पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, तो यहाँ भी क्या होता है कि सुखाड़ ज़्यादा रहता है। क्या रहता है, सुखाड़ ज़्यादा रहता है। कर्नाटक में चले जाइए, केरल के बाद इधर कर्नाटक के जो इलाका है, जैसे मालवा के पठार सब हो गया, ठीक। तो वहाँ पर जो हो गए आपका इलाका एकदम बंजर जैसा है, यानी कि सूखाग्रस्त इलाका है। उसी प्रकार से और आगे आ जाइए, बिहार में भी आ जाइए, उत्तरी बिहार, तो ये बाढ़ से ग्रस्त है। कभी कभी सूखा से ग्रस्त हो जाता है, कभी कभी बाढ़ से ग्रस्त हो जाता है। जैसे अभी देखिएगा तो अभी सूखा से ग्रस्त है, वर्षा हो नहीं रही है, पीने के लिए पानी नहीं है, लोग अपना किसी प्रकार से अपना काम चलाते हैं। तो इस प्रकार से, ठीक। तो सूखाग्रस्त क्षेत्र समझ में आ गया। 1967 ईस्वी में योजना आयोग ने क्या किया कि 67 जिला को सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया। कितने जिला को, 67 जिला को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया। जैसे यानी कि सूखाग्रस्त एक प्रॉपर जिला होता है। अब जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि सीतामढ़ी जिला में बारिश नहीं हो रही है, ये पर्टिकुलर सच है या नहीं है, पूरे सीतामढ़ी जिला को सर्वेक्षण किया जाएगा। यदि हर एक पंचायत में या हर एक जगह पे बारिश नहीं हुई होगी, तब जाकर के इस जिला को क्या किया जाएगा,
सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा। यदि मान लिए जैसे कि अभी जहाँ पर हम प्रॉपर है तो सिंहवाहिनी है, ठीक। अब सिंहवाहिनी में बारिश नहीं हो रही है तो सिंहवाहिनी केवल सूखाग्रस्त नहीं होगा, सिंहवाहिनी केवल सूखाग्रस्त नहीं हो सकता है। हाँ, पंचायत को ले सकते हैं बट पंचायत उसमें आता नहीं है, जिला को प्रॉपर होना चाहिए, ठीक। यदि सीतामढ़ी जिला घोषित हो गया कि हाँ सूखाग्रस्त है तो किसान को मुआवजा जो भी मिला वो मिलना तय है, ठीक। लेकिन सूखाग्रस्त नहीं होगा तो जाकर के नहीं मिलेगा। चलिए उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि भरमौर क्षेत्र कौन आता है, भरमौर क्षेत्र। उसके बाद हम लोग बाढ़ग्रस्त को देखेंगे। किसको देखेंगे, बाढ़ग्रस्त को देखेंगे। तो चलिए पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो भरमौर क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, एक नया टॉपिक आ गया है। क्या है, एक नया टॉपिक है लेकिन कोई खास है नहीं इसमें। यानी कि इसके अंतर्गत दो जिला को, हिमाचल प्रदेश के दो जिला है जिसका नाम है, एक का नाम है भरमौर और दूसरा का नाम है क्या, होली। एक का नाम है भरमौर और दूसरा का नाम है होली। दोनों जिला को क्या किया गया, शामिल किया गया। दोनों जिला को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, तो 21 नवंबर 2000 कब किया गया, 1975 को, 1975 को, यानी कि इसको भी उसमें शामिल कर दिया गया। और इन्हें गद्दी कहा जाता है और इसके भाषा को हम लोग कहते हैं गदियाली। क्या कहते हैं, गदियाली। यह एक जनजातीय है, जनजातीय भाषा है। जैसे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में देखिएगा तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये भारत के नक्शा है, ठीक। ये तो हिमाचल प्रदेश जैसे यहाँ पर हो गया, ठीक है। बिहार से उत्तराखंड और उत्तराखंड के नीचे में है, ठीक। तो हिमाचल प्रदेश में जो जनजाति आता है, एक का नाम है भरमौर और दूसरा का नाम है होली। तो इसको शामिल किया गया कब, तो यानी कि 21 नवंबर 1975 को शामिल किया गया, ठीक। 2011 में यहाँ की जो जनसंख्या थी, कहाँ का, उस जनजातीय का, ठीक। तो टोटल 39,113 व्यक्ति, कितना, 39,113, ठीक। वहाँ की जो पार्टिकुलर किलोमीटर में जो कह सकते हैं तो 21 व्यक्ति पर किलोमीटर, 21 व्यक्ति पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते थे, तो 21 व्यक्ति रहते थे। कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश के भरमौर जिला और होली जिला में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको लागू कब किया गया, तो 21 नवंबर 1975 को लागू किया गया। 1974 में 1974 में क्या हुआ कि एक पंचवर्षीय योजना लाया गया। क्या लाया गया, पंचवर्षीय योजना लाया गया। जब हम आपको योजना पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक। पंचवर्षीय जब योजना लाया गया ना, तो उसमें इनको तो शामिल पहले से किया, लेकिन इनको एक खास दर्जा दे दिया गया, ITDP का। किसका, ITDP। अब आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ITDP का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या करना है आप लोगों को, कमेंट में बताना है कि ITDP का जो यानी कि फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं सतत पोषणीय विकास पे। किस पे, सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास जो है वो क्या है, देख लीजिए। यानी कि किसी भी चीज़ को उजागर करना, क्या चीज़ करना, उजागर करना, उसमें यानी कि डेवलपमेंट करना। क्या करना, डेवलपमेंट करना, यानी कि प्राकृतिक संसाधन का
उपयोग करके हम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ न कुछ भविष्य के लिए भी छोड़ देना, ठीक, भविष्य के लिए छोड़ देना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ताकि आने वाला पीढ़ी भी उसका क्या कर सके? सदुपयोग कर सके। साधारण भाषा में ऐसे कहे कि समाज की विशेष स्थिति में सुधार के लिए एक बहुआयामी संकल्पना है। क्या चीज़ है? बहुआयामी संकल्पना है। और अर्थव्यवस्था, समाज, पर्यावरण में सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। इसकी कल्पना 20वीं शताब्दी में किया गया। कब किया गया? 20वीं शताब्दी में। यानी कि विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उसके बाद बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई, बहुत ज़्यादा देश में क्या आ गया? गरीबी आ गया, ठीक। लेकिन जब सतत विकास योजना लाया तब जा कर के कुछ सुधार हुआ। 1970 के दशक में इसको वृद्धि करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई गई। क्या फैलाई गई? जागरूकता फैलाई गई कि हाँ, आप लोग सतत विकास योजना में भागीदारी लीजिए, सतत विकास योजना में भागीदारी लीजिए। और उसके बारे में आप सबको समझाया गया 1960 के दशक से ही। लेकिन 70 में जा कर के इसमें वृद्धि आया। इसमें क्या आ गया? वृद्धि आ गया। तो ये था आपका क्या चीज़? सतत पोषणीय विकास। अब थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। सतत पोषणीय विकास। देखिए, तो सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र के, किसी भी क्षेत्र के संसाधन का वर्तमान उपयोग के साथ साथ भावी पीढ़ी अर्थात भविष्य के लिए कुछ छोड़ देना या सोचना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका सतत पोषणीय विकास हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर के बारे में। किसके बारे में? इंदिरा गांधी नहर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो सबसे पहले है कहाँ, ये आपको बताना है। बताइए तो आप लोग कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो कहाँ पर है और ये नहर क्यों बनाया गया। तो पहले इस नहर का नाम राजस्थान नहर था। इस नहर का नाम क्या था? राजस्थान नहर। लेकिन आगे जा कर के यह भारत के सबसे बड़े जो नहर तंत्र होता है उसमें से एक है। 1948 ईस्वी में कंवर सेन के द्वारा, किसके द्वारा? 1948 ईस्वी में कंवर सेन के द्वारा यानी कि यह नहर संकल्पित किया गया कि हम इस नहर को क्या करेंगे? चालू करेंगे, ठीक। लेकिन यह नहर खास करके चालू कब हुआ? तो यानी कि 1958 में। कब हो गया? 1958 में शुरू हुआ। लेकिन शपथ कब लिया गया? तो 1948 में। कौन लिया? तो कंवर सेन ने। लेकिन प्रारंभ कब हुआ? तो 1948 में, ठीक।
अब कि यह नहर जो है वो पंजाब से हरीके बांध से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पंजाब के हरीके बांध से। किस बांध से? हरीके बांध से निकलती है और निकलते हुए कहाँ चली जाती है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान के जो थार मरुस्थल है, राजस्थान के थार मरुस्थल में चली जाती है। ठीक, तो सबसे पहले आपको इसमें जानना जरूरी है कि इस नहर का पुराना नाम क्या है। तो राजस्थान नहर है। इस नहर का पुराना नाम क्या है? राजस्थान नहर है। यह भारत के सबसे बड़ी नहर तंत्रों में से एक है। इसका शुरुआत 1948 में कंवर सेन के द्वारा किया गया, लेकिन 1948 में 58 में 1948 वहाँ सही था, यहाँ पर 58 होगा। 1948 में कंवर सेन के द्वारा संकल्पित लिया गया, लेकिन 10 साल बाद 1958 में इस नहर का शुरुआत हुआ। यह नहर राजस्थान के थार मरुस्थल में है और निकलती कहाँ से है? तो पंजाब के हरीके बांध से निकलती है। ठीक, आप फिगर में देख सकते हैं इंदिरा गांधी नहर को। चलिए, अब है कि हम लोग सतत विकास को बढ़ावा देने का जो मूल पॉइंट है वो सतत विकास के बढ़ावा। ठीक, यानी कि इसका बढ़ावा हम लोग कैसे देंगे? तो सबसे पहले कि जेल नीति पर कठोरता नियम लगाएंगे। सिंचाई चारागाह के लिए हम लोग विकास करेंगे कि सिंचाई कहाँ करना है, चारागाह कहाँ रखना है। किसानों के लिए बागवानी फसल लगवाएंगे। कौन सा फसल लगवाएंगे? बागवानी फसल लगाएंगे ताकि प्रकृति का और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद वन को कटाई पर रोक लगा देंगे, वृक्षों का रक्षण करेंगे, चारागाह सबका विकास करेंगे। तो ये सब के सब सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने में मूल पॉइंट है। तो इस टॉपिक, ये जो चैप्टर है, इसे क्वेश्चन आपका एकदम कम मात्रा में ही पूछा जाता है। मुश्किल से मुश्किल तो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा इस चैप्टर से नहीं आता है। ठीक, तो अब ये चैप्टर हो गया आपका ख़त्म। अगले दिन हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल करा देंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी जा कर के ये परिवार बड़ा होगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोग यदि सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर हम कैसे कर पाएंगे। यहाँ आपको इतना सारा के सारा सब्जेक्ट हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक सब्सक्राइब करना तो उचित बनता है। चलिए, तो फिर रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।